तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। क्योंकि भैया जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और ये वाला सैम्पल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, ये हमारा 7वां सैम्पल पेपर है। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी के 6 सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन सैम्पल पेपर्स का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा वो वीडियो। ठीक है, उसका लिंक जो होगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, जो हमारा चैनल है उसका प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, वहाँ पर एक अलग से सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसके अंदर हिंदी के सारे सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में भी आपको वो सारे सैम्पल पेपर की वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ बच्चों, ये वाला सैम्पल पेपर जैसे कि मैंने बताया आपको हम कर रहे थे, ये हमारा 7वां सैम्पल पेपर है। 7वें सैम्पल पेपर का भी पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है तो इस पार्ट 2 की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स रेडी किए हैं, जिनको आप ले सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो ये 20 सैम्पल पेपर्स 199 रुपीज़ का है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में जो है आप ये 50 सैम्पल पेपर्स बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से एक जो सैम्पल पेपर है आपका केवल 5 रुपये का पड़ा बच्चों। ठीक है, तो इन सैम्पल पेपर्स को जरूर लीजिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला जो आप क्लिप देखेंगे उस क्लिप के अंदर आपको एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगला क्लिप देखिए बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैंपल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैंपल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैंपल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है। तो खंड बी यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखे। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे दिया है, इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो पहला है आपका टॉपिक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है आज के दौर में सोशल मीडिया, तीसरा है भारत में रेलवे का बढ़ता प्रचलन। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने जो आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है वो है भैया आपका आज के दौर में सोशल मीडिया, ये जो सेकंड वाला है। ठीक है, अब देखिए रचनात्मक लेख कैसे लिखते हैं। काइंड ऑफ आप निबंध टाइप का इसको समझ सकते हैं, बस इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी आपको, ये रचनात्मक लेख आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है आपका जो भी टॉपिक है जो आप चूज़ करते हैं लिखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है आज के दौर में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मैं समझता हूँ सभी बच्चों को पता होगा। और सोशल मीडिया का ही एक अभिन्न अंग है ये आपका यूट्यूब, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सब कुछ सोशल मीडिया के ही हिस्से हैं बच्चों।
ठीक है। देखिए कैसे लिखा है मैंने, आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कागजी कार्रवाई को छोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जा रहा है। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो कागजी कार्रवाई जो है ना, हर जगह से छोड़ा जा रहा है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे पहले के ज़माने में ट्रेन का टिकट कटवाने के लिए टिकट काउंटर पे जाते थे, ठीक है। आज के टाइम पे घर बैठे टिकट बुक हो जाता है कि नहीं। तो कागजी कार्रवाई को छोड़ा जा रहा है। पहले के टाइम पे जाते थे, कोई भी सरकारी काम करवाना होता था तो जाते थे सरकारी दफ्तर में, हाँ जी सर ये मेरा काम कर दीजिए। आज के टाइम पे ऑनलाइन हो जाता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का भी काम किया है और बहुत से ऐसे कार्यों को आसान बना दिया है जिनके लिए पहले बहुत समय यहाँ पर जो है उस पर व्यर्थ करना पड़ता था, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अगर आपको अपने किसी मित्र से बात करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। आपको अपने मित्र से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको अपने दोस्त से बात करना है कि और भाई क्या कर रहा है यार, तूने सैम्पल पेपर लिए क्या सर जी के, मैंने तो ले लिए यार, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरह से प्रमोशन भी कर लेता हूँ मैं खैर, तो यहाँ पर देखिए आज के टाइम पे ना आप अपने दोस्त से भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आसानी से बात कर सकते हैं। वही आज से अगर 20-30 साल पहले या 50 साल पहले आप जो है सो कि जन्म लिए होते तो उस टाइम पे आपको क्या होता, वो चिट्ठी का प्रयोग करना पड़ता कि कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, ये वाला गाना सुना ही होगा आपने, ठीक है। जिसके अंदर चिट्ठी के बारे में वर्णन है कि मेरी चिट्ठी लेकर जा कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, है कि नहीं। एक सिंगर भी बन सकता हूँ मैं, क्या क्या बन सकता हूँ मैं, एक पेंटर, एक सिंगर, टीचर, टीचर तो मैं हूँ ही खैर, छोड़िए मुद्दे पे आते हैं, बार बार मुद्दे से भटक जा रहे हैं हम। तो आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप के जरिए आसानी से अपने दोस्त से बात कर सकते हैं कि हेलो भाई कैसा है, इस तरह से, है ना। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप जा करके उससे मिले बात करने के लिए। उसी प्रकार दूर रहकर भी वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे के चेहरे लाइव देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए किसी भी खबर को पल भर में पूरे देश व विश्व के किसी भी कोने में फैलाया जा सकता है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो पूरे सोशल मीडिया के थ्रू न केवल हमारे देश में फैल चुकी है बल्कि विदेशों में भी जो किसान आंदोलन हो रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी खबरें फैल चुकी है, ठीक है। तो ये होता है सोशल मीडिया का पावर, जिसको जो भी खबरें पहले फैलाई जाती थी या पहले दुनिया भर में पहुंचाई जाती थी उसको बहुत टाइम लगता था। आज के टाइम पे पल भर में जो खबरें हैं एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है, ठीक है। और पूरे देश में वो खबर वायरल होने में बिल्कुल समय नहीं लगता, घंटा भर के अंदर अंदर खबरें वायरल हो जाती है, ठीक है। आज के टाइम पे आप वीडियो कॉल की सहायता से अमेरिका में बैठे रहिए और आपकी मम्मी यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए आप 12वीं क्रॉस किए और आपकी एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई, आपको अमेरिका जाना पड़ गया। अमेरिका जाके अच्छा खासा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन घर की तो याद आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से बार बार घर तो आ नहीं सकते, तुरंत वीडियो कॉल कीजिए और बोलिए और मम्मी क्या कर रहे हो। मम्मी आपको बोलेगी बेटा ये उधर तेरा कमरा गंदा है उसको साफ कर ले, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल आएगा इधर से तो इस तरह से वीडियो कॉल की सहायता से आसानी से हम एक दूसरे के चेहरे देख करके बात कर सकते हैं, जिससे कि लगता ही नहीं है कि अगला जो व्यक्ति है वो हमसे दूर बैठा है। लगता है अरे ये तो बगल में है हमारा व्यक्ति, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो स्क्रीन होता है। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पर्सनल चीज़ों को हैक करके उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ होता है, जैसे 1 रुपये का एक सिक्का उठा लीजिए, उसका आपको 2 पहलू देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 साइड होगा, एक होगा हेड, एक होगा टेल। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ होता है इस दुनिया में तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे पानी ले लीजिए, लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब हद से ज़्यादा अगर पानी पी लेंगे आप तो भी दिक्कत है, कम पानी पिएंगे तो भी दिक्कत है। तो उसी प्रकार से सोशल मीडिया जो है उसकी अच्छाइयाँ भी बहुत सारी है और कमियां भी बहुत सारी है। एक कमियों में ये आप लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पर्सनल चीज़ों को हैक कर लिया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कई प्रकार की ऐसी साइट है जो सोशल मीडिया के जरिए भेजी जाती है, जो लोगों को काफ़ी लालच देने वाली होती हैं और लोग उनके झांसे में आकर फंस जाते हैं। अन्यथा यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया वरदान के साथ एक अभिशाप भी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात इसने बोली कि सोशल मीडिया जो है, ऐसा कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया एक वरदान भी और एक अभिशाप भी है। तो ये लाइनें यूज कीजिएगा ताकि टीचर को लगे अरे भैया क्या लाइन यूज किया है बच्चे ने, लो पूरे में से पूरे नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 60 शब्दों के अंदर। एक क्वेश्चन का वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या होनी चाहिए। तो समाचार लेखन की बुनियादी बातें इस तरह से आप बता सकते हैं कि साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों और हाशिए छोड़े हुए एक पंक्ति में 12 से 13 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है, साथ ही साथ समाचार कॉपी में जटिल शब्द नहीं होने चाहिए, संक्षिप्तकार का प्रयोग ना करें, लंबे अंकों को तथा दिनांकों को शब्दों में लिखने चाहिए आपको। जो लंबे अंक होते हैं, जैसे मैं ये लिख देता हूँ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कि 269488882। अब मैं बोलूँगा इसको पढ़ के बताओ, तो एक लंबा अगर स्क्रिप्ट दूंगा उसके बीच में अगर ये नंबर आएगा तो इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इसकी जगह मैं अगर वर्ड्स में लिख देता हूँ चीज़ों को तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित क्रमांक अहो हस्ताक्षरित किंतु लेकिन उपयुक्त जैसे कि पूर्वोक्त जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावित या प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो नॉर्मल भाषा है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए समाचार लेखन के अंतर्गत। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी में द्वंद्व से क्या तात्पर्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक होता है। जो कहानी होता है बच्चों, स्टोरी होता है, उसके अंदर द्वंद्व के जो तत्व होते हैं उनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। द्वंद्व जो होता है कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, तो नाटक जो होता है हिंदी साहित्य की एक विधा है, यह लिखित रूप से दृश्य की ओर जाता है। नाटक के अंदर आप ऐसा तो नहीं है कि चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को देखते हैं। जैसे टीवी पे वो सीरियल वीरियल नहीं आता है, धूम तना ना धूम तना ना धूम 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 धा, वैसे वाला सीरियल जो आता है, गोपी बहू कुकर में क्या चढ़ाया था, ये वाले जो सीरियल आते हैं ये एक तरह के नाटक हुए बच्चों, जिसके अंदर उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है क्या, नाटक। ठीक है, जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। केवल नाटक को लिख देने से वो पूरा नहीं होता है, उसका मंचन होना चाहिए, यानी उसको प्रस्तुत किया जाता है तब जाकर के नाटक जो है पूरा होता है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। ठीक है, जो भी चरित्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको एकदम जिंदा दिखाया जाता है कि हाँ ये जिंदा है। जैसे राम जी हो गए हमारे, लक्ष्मण जी हो गए, सीता जी हो गए, वैसे तो ये जीवित ही हैं यार, कण कण में राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटक और कहानी में अंतर बता रखा है। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा हुआ होता है और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, ठीक है, दर्शक तथा अन्य अनेक लोगों से जुड़ा होता है। जो कहानी होता है वो मेनली आपका यहाँ पर लेखक जो लिख रहा है और पाठक जो उसको पढ़ रहा है उसी से जुड़ा होता है। लेकिन जो नाटक होता है बच्चों वो लेखक से जुड़ा होता है, निर्देशक से जुड़ा होता है, पात्र यानी जो कैरेक्टर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, श्रोता से भी जुड़ा होता है, दर्शक जो उसको देख रहा है, ठीक है, और अनेक लोगों से नाटक आपका जुड़ा हुआ होता है। कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है जबकि नाटक को देखा जा सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है नाटक को, और नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है। नाटक के अंदर और भी कई सारी चीजें आ जाती है जिसके अंदर लाइटिंग वगैरह होता है, ठीक है, उसके अंदर अभिनय किया जाता है, संगीत बजाया जाता है नाटक के अंदर, है कि नहीं। जैसे रामायण चल रहा होता है और उधर कोई जैसे द्रौपदी कहाँ से आ गई रामायण में, एक आता है ना सुपनेखा, हाँ सुपनेखा का जब नाक कटता है, मैंने रामायण वहाँ पर देखा है कई बारी, मेरे बगल में लगता है दशहरा के टाइम पे रामायण होता है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, सुपनेखा का जब नाक कटता है ना तो एकदम उधर से ढोल नगाड़े संगीत उंगीत बजाए जाने लग जाते हैं, धूम तना नाक कट गया, इस तरह से, मतलब अलग लेवल का होता है। मुझे उतना वो संगीत का ज्ञान नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको 60 वर्ड यानी 60 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन की समाज में क्या भूमिका है। तो पत्रकारीय लेखन की समाज में भूमिका की बात करें तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि पत्रकार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाता है। जो पत्रकार होता है, जो भी रीडर होते हैं यानी पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सूचना देने का काम करता है, जागरूक करने का काम करता है, उनको अवेयर करने का काम करता है, एजुकेट करता है उनको, उनका एंटरटेनमेंट करता है। इसका दायित्व, इसका जो जिम्मा होता है ये पत्रकार के हाथ में होता है। लोकतांत्रिक समाजों में भी एक जैसे कि पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः पत्रकारीय लेखन के जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं अखबारों के माध्यम से। ठीक है, अब आप जो है अखबार जब पढ़ते होंगे तो उसके अंदर देश दुनिया और भारत में क्या हो रहा है सारी चीज़ों का ज्ञान आपको मिल जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पत्रकारीय लेखन की समाज में भूमिका। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप, पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक एक पेपर बनाने में इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक कर दीजिए। आपके लिए तो फ्री है लाइक करना, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लाइक करने से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट कीजिए कि अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अच्छे लेखन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पत्रकार या लेखक को सदैव यह याद रखना चाहिए कि वह एक ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें उच्च शिक्षित वर्ग, कम शिक्षित वर्ग तथा किसान मजदूर वर्ग भी शामिल है। अतः शब्द सरल, आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। यानी कि जो पत्रकार होता है या लेखक होता है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए भैया, ठीक है, कि जो भी चीज़ें वो लिख रहा है बिल्कुल आसान हो, ताकि समाज का कोई सा भी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो, वो उस चीज़ों को समझ सके। ठीक है, वाक्य जो हो छोटे हो, सहज होने चाहिए। पत्रकारीय लेखन में 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्या, कौन, कैसे, कब, ठीक है, क्यों। इस तरह के 6 जो ककार होते हैं उसका जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आगे हैं 10वें प्रश्न के अंदर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित है। अब देखिए क्वेश्चन में था हमारा कि राम के प्रति अपनी जो श्रद्धा भाव है भरत जी की, जो कि राम जी के भाई है, वो अपनी श्रद्धा को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इस तरह से है आपका कि श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित है। क्या है, उनका शरीर पुलकित है बच्चों, और उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह निकली है। भारत की जो है वो श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। भरत जी बताते हैं कि राम जी जो है कितने बड़े दिल वाले हैं, ठीक है, और कितने महान हैं, ये सब बता करके वो अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। वो स्वयं को क्या बताते हैं कि वो राम जी के दास है। श्री राम के प्रति उनका सर्व समर्पित है। ठीक है, सर्वस्व जो उनका है यानी उनका सब कुछ जो है श्री राम के प्रति समर्पित है। भरत अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की भावुकता को मुखरित करते हैं। राम वनवास जानने और उनके प्रेम खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपना आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं तथा अन्य सभी को इससे मुक्त वे कर देते हैं। तो इस प्रकार से राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत जी व्यक्त करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि 12 मासा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने अघन मास की क्या क्या विशेषताएं बताई है, उसका नागमती पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी है। ठीक है, शीत का प्रभाव देखने को मिला है नायिका के ऊपर। नायिका के लिए विरह के दिन कठिन और कष्टप्रद है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य की अगर बात करें तो उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। ठीक है, और
वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति के परिवर्तनों को अनुभव करने की अपेक्षा कैलेंडर और दफ्तरों में छुट्टियों के होने से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बताया है कवि ने कि किस प्रकार से आज का जो इंसान है वो प्रकृति से अपना नाता उसने तोड़ लिया है। पहले वसंत आया करता था तो हरियाली हरियाली छा जाती थी, फूल खिलने लग जाते थे, चिड़िया चहचहाने लग जाती थी, एकदम अच्छा मौसम होने लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वसंत का मतलब क्या हो गया कि हाँ भैया कैलेंडर में देख लो वसंत आ गया क्या, चलो भैया अब तो छुट्टियां होने वाली हैं, है कि नहीं। कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली को व्यंग का निशाना बनाया है कि उसकी प्रकृति से संबंध नहीं रह गया है। ठीक है, कवि ने बोला है कि भैया अब जो है इंसान ने प्रकृति को पूरी तरह से त्याग दिया है, प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। यह उसके जीवन की विडंबना है। ठीक है, इंसान के जीवन की विडंबना है कि किस प्रकार से उसने प्रकृति से अपना संबंध तोड़ लिया है। ठीक है, तो वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वें क्वेश्चन में आपको 2 काव्यांश दे दिया है, किसी एक काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला काव्यांश आप देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया गया है। इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दे दिया है जो कि कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है बच्चों। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। और मैंने जो आपको यहाँ पर करके दिखाया है वो ये सेकंड वाला जो इसके अथवा में ये दे रखा है, इसका सप्रसंग व्याख्या करके दिखाया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने में हमें दिक्कत आता है। तो देखिए सप्रसंग व्याख्या करने में उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आएगा जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, तो उनके लिए ही मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप सप्रसंग व्याख्या कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक होता है, जैसे जो भी काव्यांश का या फिर गद्यांश का आप सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग की लाइनें उठा लीजिए और एंडिंग की लाइनें उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि ये किस पाठ से है। तो भाई उसके लिए तो आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम जितना भी सैम्पल पेपर करवा रहे हैं उसके अंदर एक यूनिक सप्रसंग व्याख्या आपको करवा रहे हैं, यानी हर सैम्पल पेपर में 2 सप्रसंग व्याख्या करवा रहे हैं। इस हिसाब से आप ले लीजिए 6 सैम्पल पेपर करवाए जा चुके हैं और ये 7वां सैम्पल पेपर है। तो 7 दूनी 14 आपका सप्रसंग व्याख्या हो जाएगा काव्यांश का और गद्यांश का। तो इतना बहुत होता है, और भी हम सैम्पल पेपर लाएंगे उसमें भी करवाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया है इसका सप्रसंग व्याख्या मैंने कैसे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन ले ली है, जो है वह खड़ा है डैश 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 बिल्कुल बेखबर, इस तरह से है। फिर संदर्भ में यहाँ पर कवि के बारे में बता देंगे, कवि कौन है, केदारनाथ सिंह जी है। कविता कौन सी है, बनारस है। फिर प्रसंग के अंदर बता देंगे इन लाइनों के अंदर क्या बताया गया है कि कवि ने बनारस शहर के मिथकीय रूप के प्रति आस्था विश्वास और इसमें आधुनिकता के उदय की ओर संकेत किया है। फिर व्याख्या के अंदर पूरा व्याख्या कर दीजिएगा, यानी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों। फिर आ जाता है आपका काव्यागत विशेषताएं, जिसके अंदर आप बता दीजिएगा कि कैसी बोली है, कौन सा छंद है, कौन सा आपका यहाँ पर अलंकार प्रयोग किया गया है, मुहावरा है तो वो बता दीजिएगा, है कि नहीं। पूरा आपका यहाँ पर ये काव्यागत विशेषताएं यहाँ पर हो जाएगा। जैसे बताया गया है बनारस में सदियों पुराने आध्यात्मिक संस्कृति आज भी दृढ़ता से कायम है। दूसरी ओर यहाँ आधुनिकता की आहट भी सुनाई देती है। किसी अलक्षित यह शहर में बनारस के गहन धार्मिक वातावरण का चित्रण हुआ है। सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है हमारा, बिंब विधान है और मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सहज सरल खड़ी बोली ये तो आप लगभग सब में लिख ही सकते हैं, ये एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए भैया 2 प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि देवदास की तरह संभव का पारों के लिए मन में प्रेम रखना, इसलिए संभव को दूसरा देवदास कहा गया है। दूसरा, संभव से पहले देवदास प्रेम के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत था। संभव से पहले प्रेम के उदाहरण के रूप में, यानी प्यार के एग्जाम्पल के रूप में देखे तो कौन प्रस्तुत किया जाता था, किसको प्रस्तुत किया जाता था, तो देवदास को। अब यहाँ पर संभव को प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि वो भी पारों से प्यार करता था जैसे देवदास करता था अपनी प्रेमिका से, तो इसीलिए संभव को यहाँ पर दूसरा देवदास कहा गया है। संभव देवदास के बाद के समर्पित प्रेमों के तौर पर प्रस्तुत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, जिस कारण से संभव को दूसरा देवदास कहा गया है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है, कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि कुटज कैसे इन दोनों से अप्रभावित रहता है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि सुख और दुख की अनुभूति मानव की भावना और विचार के साथ साथ उसकी मन स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए सुख और दुख दोनों आना ही आना है जीवन में। कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि भैया पूरा ज़िंदगी भर मेरे को सुख ही सुख मिलता रहे, तो ये भी संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि दुख ही दुख मिले पूरा ज़िंदगी भर, तो ये भी संभव नहीं है। दोनों चीज़ आना ही आना है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये कुटज जो आपका चैप्टर, इसके आधार पर कि सुख और दुख की अनुभूति मानव की भावना और विचारों के साथ साथ उसकी मन स्थिति पर निर्भर करती है कि उसकी मन की स्थिति क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको सुख का महसूस होगा या फिर दुखी का महसूस होगा। ठीक है, कुटज सुख दुख दोनों को समभाव से ग्रहण करता है, यानी कि कुटज जो है वो सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट करता है, अतः कठिनाइयों से न घबराना। ठीक है, यहाँ पर बताया गया था ना कि कुटज कैसे इन दोनों से अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कठिनाइयों से नहीं घबराता है, संघर्ष रत रहता है, आत्मसम्मान से जीना कुटज के व्यक्तित्व की विशेषता है, हर परिस्थितियों में वो प्रसन्न चित्त रहना। ठीक है, हर परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी और उन्हें अपने अधीन करना चाहती थी। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था, हमारे ऊपर भी अंग्रेज राज करके गए थे। ठीक है, साम्राज्यवादी किसी के अंडर में रहना। ठीक है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों के साथ वह सहानुभूति रखता है। ठीक है, क्योंकि हम भी अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, वो भी भैया एक तरह से गुलामी ही झेल रहे हैं। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे, क्योंकि इजराइल उसके ऊपर यहाँ पर अन्याय कर रहा है, उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे। इसी संघर्ष में यासेर अराफात ने जो सो कि गांधी जी को अपना आदर्श माना हुआ था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दे दिया है बच्चों, 2 में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। पहला वाला गद्यांश आपका कुछ इस तरह से है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके अथवा में यानी चॉइस में जो गद्यांश दिया है, इसका सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको करके दिखाया है। इस तरह से गद्यांश है, आप देख सकते हैं। और इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे किया है, वही स्टार्टिंग वाली लाइन ले ली है, धीरे धीरे डैश 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 कर दिया है, फिर लास्ट की लाइन उठा ली है, जितने आपके लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं संदर्भ के अंदर। पाठ का नाम क्या है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। लेखक कौन है हमारे, भीष्म शाहनी जी। फिर प्रसंग के अंदर बता दीजिएगा कि इन पंक्तियों में लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्यूनिस गया था। ठीक है, तब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था। वहीं लेखक की भेंट यासर अराफात से हुई। यासर अराफात ने लेखक को भोज पर आमंत्रित किया। ठीक है, फिर प्रसंग हो गया आपका, फिर पूरी व्याख्या यहाँ पर आप कर दीजिएगा। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, विशेष आ जाएगा। विशेष के अंदर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लेखक की यासेर अराफात के साथ भेंट का चित्रण कुशलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन को जानकारी मिलती है, भारतीय नेताओं की लोकप्रियता का पता चलता है इससे हमें, और सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गया हमारा सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वां क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको 60 शब्दों के अंदर। तो चलिए लिख देते हैं। 14वें के पहले क्वेश्चन में इस तरह से है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। परीक्षा के समय को आधार मानकर सूरदास की झोपड़ी के पाठ जो है इसका क्या संदेश देता है। तो देखिए, बना करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आंसर भी आप बना करके लिख सकते हैं। जैसे सूरदास को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाया गया है सूरदास वाला चैप्टर के आधार पर। तो सूरदास की क्या विशेषता थी कि सूरदास हार नहीं मानता था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, आत्मविश्वास था उसके अंदर। ठीक है,
तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। संदेश क्या मिलता है? निराशा में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए हमें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ना चाहिए, 100% सफलता के लिए सदैव सजग सक्रिय समर्पित रहना चाहिए, हार जीत की भावना से ऊपर उठकर सतत प्रयासरत रहना चाहिए। हार जीत की भावना नहीं रखनी चाहिए कि यार मैं तो हार गया, मैं तो जीत गया यार, तू हार गया मैं कैसे करूंगा यार, ऐसा नहीं रखना चाहिए। भाई हारा तो हारा, जीता तो जीता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है, मेरे को रुकना नहीं है। ठीक है, वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, सदैव प्रयास करते रहना चाहिए बच्चों। ओके, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही बच्चे जो है घबरा जाते हैं, या देखने के बाद ही, कई बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है, स्टार्टिंग में देखते हैं अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, ये क्या पूछा होगा एकरा अंदर यार, अब कैसे हम इसका आंसरवा लिखेंगे। और वास्तव में इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, और अंतराल वाली जो बुक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आसानी आएगा, उतना टफ नहीं आएगा आपका, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा के में सामान्य बारिश से 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा है और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए हैं। ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं और इस पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक प्रभावसी जोशी द्वारा लिखित अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में से ली गई है और मालवा के अतीत और वर्तमान में घटित मौसमी और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर पर्यावरण संकट पर चिंता अभिव्यक्ति इसके अंदर की गई है, इस पाठ के अंदर। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का 7वां सैंपल पेपर भी खत्म होता है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स की PDF बाय करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये जो सैंपल पेपर्स है 20 सैंपल पेपर ये 199 रुपये के हैं, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी डिस्काउंट छूट देखने को मिलेगा। केवल और केवल 99 रुपीज़ में 20 सैंपल पेपर्स का PDF आप बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, और डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा VSP07, तभी आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक सैंपल पेपर आपका 5 रुपये का पड़ा, इस हिसाब से 20 सैंपल पेपर केवल 99 रुपये का है। आप इन सैंपल पेपर्स को बेझिझक ले सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।